सो हेलो स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड जो है दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करें चैप्टर 12 जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। याद करें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में हमने 6 फीचर्स पढ़े थे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट 6 चीज़ों को लेके कि हम पूरी इकोनॉमी को तो नहीं पढ़ सकते बट बेसिक चीज़ें पढ़ सकते थे, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, और उसमें हमारा एक पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा अभी था प्लीज एक दफा वीडियो देख लें उसको भी। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर refer to the such core elements of economic and social changes which serve a support system to production activity in the economy। ये एक सपोर्ट करता है, किसको करता है? सपोर्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली, दोनों तरह से ये सपोर्ट करता है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह से कही थे, एक होता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सपोर्ट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। अगर हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक रहेगा तो हमारी इकोनॉमी भी वीक रहेगी, और जितना हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा उतनी ही हमारी इकोनॉमी जो भी स्ट्रांग रहने वाली है। सो विदाउट दीज कोर एलिमेंट्स हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, यानी इकोनॉमिकली कह लें या सोशली कह लें। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। बात करें अगर इस चैप्टर के बारे में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर हम पढ़ेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस इन द पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी में कैसे है। मेन इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लिया, रोड ट्रांसपोर्ट इन्होंने सब कुछ नहीं लिया। मैंने पहले भी बताया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां से हम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, इसको यूज करके फॉर फर्दर प्रोडक्शन हो सकती है। लाइक हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, रोड था, ब्रिज था, डैम था, तो ये सारी चीजें जो होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। जबकि अगर बात करें हम दूसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, दैट इज द सिंपल केस जहाँ पे हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, कॉलेजेस ये बिल्डअप करते हैं, इनको कहते हैं हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्हीं के बारे में हम बात करें तो जनरली अगर सोशल बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस like power, transport and communication which serve as a support system or to the process of economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में जो सपोर्ट करता है लाइक पावर है, ट्रांसपोर्ट है, हमारे रोड्स है, कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे किस में आएंगी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंजेस लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स विच सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सोशल डेवलपमेंट आप कितनी भी बिल्डिंग्स खड़ी कर लें, जो मर्जी कर लें, जितना भी आप ग्रो कर लें, बट अगर आपके वहाँ के लोग ही अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज़्यादा सोशल वेलफेयर में या सोसाइटी जो होगी अपग्रेडेड नहीं होगी, तो वो चीज़ों को करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर में डेफिनेशन थी, मैं साथ साथ मार्किंग भी बताई है आपको, आप प्लीज मार्क को नोट कर लें। ये एक मार्क्स में ही आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, सिंपल है। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशल और इकोनॉमिक दोनों काउंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट कैसे होती है दैट having the defined the infrastructure as a support system of the production activity in the economy, we may note the following observation highlights how exactly infrastructure contribute to the process of growth and development। तो हम पहले ही बता चुके हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। किस तरह से करती है? सबसे पहले बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक गाँव में जहाँ पे टूटी रोड है, जहाँ पे कोई रोड फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे खड्डे ही खड्डे हैं, कोई रोड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं है, डेफिनेटली वहां से अगर आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आपको शायद 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, तो ये टाइम लग सकता है। बट अगर सपोज कीजिए कि अगर वही चीज, अगर रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, तो वही 1 घंटे में। एग्जाम्पल के तौर पर कठुआ से जम्मू, अभी के पहले के जमाने में तो चलो आपने नहीं देखा, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखें जम्मू टू कठुआ जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं आपको। कोई बच्चे कहेंगे हम तो 1 घंटे में पहुंच जाए, बिल्कुल आपकी स्पीड पे है, बट स्पीड भी तभी मैटर करेगी जब रोड की अच्छी हालत होगी। और वही रोड यहाँ से जम्मू तक सिंगल साइड चले और टूटी हो तो डेफिनेटली आप 2 घंटे में नहीं पहुंचेंगे। और यही अगर 6 लेन हो जाती है तो आप शायद 45 मिनट्स में भी पहुंच जाएंगे। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जो आप काम 2 घंटे में कर रहे थे वो आपका 40 मिनट्स में ही
कंप्लीट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेकंड बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, क्योंकि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यहाँ पे अब घाटी की सिडको की बात कर लें तो वहां पे गवर्नमेंट ने पहले ही रोड बना दी, अभी इंडस्ट्रीज आई नहीं, रोड बना दी, ट्यूबवेल बन गया, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लग गए, हर चीज वहां पे फैसिलिटीज आ गई, तो डेफिनेटली वहां पे इंडस्ट्रीज भी अब इजीली सेटअप हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे अच्छा होगा, रेलवे फैसिलिटीज होंगी, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, रोड्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हर चीज की फैसिलिटीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। तीसरी बात करें, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट द लिंकेज इन द प्रोडक्शन। तो बिल्कुल प्रोडक्शन को लिंक करता है। एक पहाड़ के ऊपर जाके अगर बात करें, कोई वहां पे कोई प्रोडक्शन कर रहा है, बट वहां पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहां की प्रोडक्शन जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगी। जब वहां पे रोड फैसिलिटी आएगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आएगी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज आएगी, तो वहां तक वहां की जो प्रोडक्शन है वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। यही रीजन है कि आप यहाँ बैठे हुए जो अब नारियल पानी आप देख रहे हैं, तो ये साउथ इंडिया से आता है, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो है नहीं, तो साउथ इंडिया का नारियल पानी हमारे नॉर्थ इंडिया में यानी जम्मू कश्मीर में आपको रोड साइड देखने को मिला। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो प्रोडक्शन की जो है वो लिंक हो गया एक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जब रोड अच्छी है, जब कनेक्टिविटीज अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली इससे प्रोडक्शन में लिंकिंग बनेगी। फोर्थ वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड्स द साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट का साइज बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, जब रोड्स नहीं थे, जब ब्रिज नहीं थे, जब ये चीजें नहीं थी, तो शायद साउथ इंडिया में ही नारियल पानी बिक रहा था, बट जब रोड आ गई, कनेक्टिविटी हो गई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ऑटोमेटिकली उस नारियल पानी के लिए मार्केट साइज बड़ा हो गया। जो सिर्फ साउथ इंडिया में बिक रहा था वो नॉर्थ इंडिया में बिक रहा है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन को साइज ऑफ मार्केट एनहेंस कर रहा है। तो फिफ्थ वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस द एबिलिटी टू वर्क। बिल्कुल एबिलिटी बढ़ाएगा। अगर आपका काम करने का जो है, अगर रिलेटेड भी आप अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, सोशली देखिए थोड़ा सा, अगर आप अच्छी हेल्थ केयर सेंटर्स में हैं, अच्छी हेल्थ है आपकी, अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपके एकेडमिक अच्छी है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा कि आपकी एबिलिटी टू वर्क ज़्यादा होगी। अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, कॉन्टिन्यूसली बीमार चल रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, एक्टिविटीज, एबिलिटी टू वर्क जो है वो कम हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी टू वर्क भी बढ़ाता है। सिक्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द आउटसोर्सिंग। मैं पहले अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, आउटसोर्सिंग क्या होता है। जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं यहाँ से बाहर, जब आपकी एयरटेल डिश टीवी या टाटा स्काई डिश टीवी, कोई भी डिश टीवी है और वहाँ पे उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली, तो आपको एक कॉल आता है कंपनी से। जब भी आपको कंपनी कॉल करती है और इसके रिगार्डिंग कहती है सर आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, तो वो होती है आउटसोर्सिंग, जब एक कंपनी कस्टमर तक रीच करती है। दूसरा होता है इनसोर्सिंग, जब आप कॉल करते हैं कस्टमर के को, सर मेरा ये प्लान था और इसमें ये दिक्कत आ रही है। जब आप कस्टमर को कॉल करें दैट इज कॉल्ड इनसोर्सिंग। जब कंपनी आपको कॉल करे दैट इज आउटसोर्सिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन सिस्टम्स या नेटवर्किंग, तो जब ये स्ट्रांग होता है सिस्टम, तो इससे क्या होगा, आउटसोर्सिंग ज्यादा रीच होगी, ज्यादा लोग आप तक पहुंचेंगे और आउटसोर्सिंग के थ्रू वो अपनी मार्केट को एनहेंस करेंगे। एंड लास्ट वन इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर इंडिया में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, वाटर सप्लाई सही रहेगी, हर चीज़ अगर अच्छी है, तो नेचुरली उसमें एक चीज़ प्लस पॉइंट आपको रहने वाला है कि बाहर की कंट्रीज से जो हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहेंगी। याद रखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लॉन्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से और भी कोई भी क्वेश्चन इतना लॉन्ग में नहीं आता। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसको सिर्फ हल्का सा समझेंगे हम, दैट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट क्या है? इन्होंने इसमें दो चीजों को लिया, एक है एनर्जी और दूसरा है इसमें हेल्थ। रिमाइंड दैट एनर्जी और हेल्थ को ही लेके बात करें। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ मतलब हेल्थ मीन्स कि आपकी सो अब बात करें एनर्जीज की, तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी है सारी की सारी आपको पता ही है कि एनर्जी के बिना नहीं हो सकती। अब बात करें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस आएंगी, इसमें कुछ भी नहीं मैंने बताया, हल्का हल्का पढ़ना है आपको। सिर्फ बता दिया कि इसमें दो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, एनर्जी और हेल्थ को लेके। एनर्जी में सबसे पहले आती है आपकी डेफिनेशन, दैट इज अबाउट द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल आपको पता ही है, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो पुराने तरीके से चलते आ रहे हैं वही होती है कमर्शियल। कमर्शियल होती है जो कि यूज की जाती है हमारी फॉर द फर्दर प्रोडक्शंस के लिए। और नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करें, फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारी जो यूजिंग होगी दैट इज कॉल्ड नॉन कमर्शियल एनर्जीज। अब बात करें इसके यूजेस की, तो कमर्शियल एनर्जीज कहाँ यूज होती है, डिफरेंस आपको बड़ा क्लियरली आपकी बुक पे दिखा है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ।
यूजेस की अगर बात करें तो यूज कहाँ होता है, दैट इज लार्जली इंडस्ट्री एंड फॉर द कमर्शियल पर्पस, जो कमर्शियल एनर्जी है इसी में यूज होती है, जबकि नॉन कमर्शियल लार्जली यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड फॉर द कंजप्शन ऑफ पर्पस, अपने खाने के लिए। कमर्शियल होगी कि जिसे हम यूज करें फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट डाल देते हैं। नॉन कमर्शियल होती है जो कमर्शियली नहीं है, वो घर के यूज के लिए हो रही है एनर्जी यूज। नेचर ऑफ गुड्स of commercial energies are traded through the market and there is a domestic as well the international market for these goods। तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको जो है ट्रेडेड किया जाता है थ्रू मार्केट, मार्केट से लिया जाता है, जबकि नेचर ऑफ गुड जो नॉन कमर्शियल है वो आपको लोकलिटीज में भी मिल जाएगी। ये 3 पॉइंट्स आपको डेफिनेशन आ सकती है, आपको डिफरेंस आ सकता है, तो आपको डिफरेंस और ये दोनों चीजें इजिली मिल जाएंगी। सेकंड बात अगर हम बात करें दैट इज अबाउट द कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, कन्वेंशनल यानी पुरानी तरह से जो एनर्जीज आती रही हैं, नॉन कन्वेंशनल होगी कि न्यू आउटलुक्स। कन्वेंशनल में देखिए उनमें डेफिनेशन पूरा दिया है, कोल, पेट्रोलियम, इतना बिल्कुल डिटेल में न जाए, आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल आउटलुक क्या थी, पुरानी सोच, कंटिन्यू जो आते जा रहा है। नॉन कन्वेंशनल होगी कि नई चीज की तरह से। कन्वेंशनल में जैसे कोल आपने सुना है, पेट्रोलियम आपने सुना है, नेचुरल गैस सुनी है, इलेक्ट्रिसिटी सुनी है, ये सारे कन्वेंशनल है कि जो कई सदियों से हमारे साथ यूज होते आ रहे हैं। जबकि अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड एनर्जी थ्रू द टाइड्स एंड वेव एज वेल एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर द सी, तो हम ये सारी एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल। ये आपने अभी तक कभी ऐसे सुनी नहीं है, कोल देखा है, पेट्रोलियम देखा है, ये एनर्जी देखी है, इलेक्ट्रिसिटी देखी है, तो इन चीजों को आपने देखा है। जबकि ये जो टाइडल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी, जो हम अभी यूज नहीं करें अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो बाहर यूज हो रही है, इंडस्ट्री में यूज हो रही है, बट अभी ये शायद आने वाले टाइम पे ये चीज हो। इवन दैट सोलर एनर्जी भी आपने बड़ा रेयरली देखा होगा, नहर से ड्रीम पार्क चले जाइए, आपको वहां पे सोलर एनर्जी अभी देखने को मिल रहा है, पेट्रोल पंप के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनकी भी डेफिनेशंस आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। एक होता है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी और फाइनल सोर्स की अगर बात करें तो प्राइमरी सोर्स एनर्जी होती है कि जो अभी जस्ट कोल, जैसे कि माइनिंग करके जस्ट कोल निकला है, तो वो होती है प्राइमरी सोर्स, बिल्कुल प्राइमरी सोर्स जहां स्टार्टिंग। फाइनल सोर्स होता है कि वो रेडी है, क्रूड ऑयल जो है वो प्राइमरी सोर्स है, बिल्कुल निकला अभी उसको पॉलिश होगा। फाइनल सोर्स है कि बिल्कुल रेडी है, वुड काटो और लगा दो आग, पेट्रोलियम रेडी है, इलेक्ट्रिसिटी रेडी है, पानी की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो पानी वानी तो टर्बाइंस है, सब कुछ है, वो प्राइमरी सोर्स है। लेकिन फाइनल सोर्स जो रहेगा आपका जब यूज होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब जब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी नहीं आएगा, पहले बता दो डिफरेंस आएगा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। उसमें इमर्जिंग चैलेंजेस इन द पावर, क्या प्रॉब्लम है मेन पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में। सब बात करें हम 2 चीजों की इसमें बात करने वाले हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट वन इज कि एनर्जी में क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरी हम बात करेंगे हेल्थ के, क्या मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी इसने डेवलप किया, क्या इसके प्रॉब्लम्स है और क्या इसके किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा। इमर्जिंग चैलेंजेस की बात करें पावर जनरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये आ सकता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यही बात करूंगा कि ये आएगा। इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन, यानी कि इनएडिक्वेट जनरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी उतनी जनरेट नहीं हो पाती जितनी की हमें चाहिए। 2001 की 10 की बात करें तो यहाँ पे 81,110 करोड़ किलोवाट्स तो KWH जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। तो कहते हैं कि इतनी इससे चाहिए कितनी थी, 81,000 प्रोड्यूस हो रही थी, जबकि रिक्वायर्ड 86,000 की थी। तो आपको पता है 5,000 किलोवाट जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो आप चाहें तो हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर जो टोटल कैपेसिटी दिखाई आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, बट आप जेन्युइनली डाटा डालें, आप अपना भी देख सकते हैं। इनएडिक्वेट जो है वो 2010 में जितनी चाहिए थी 86,000 चाहिए थी, जबकि प्रोड्यूस 81,000 हो रही थी। ये दिखाता है कि इनएडिक्वेट जो थी सप्लाई थी। सेकंड बात करें दैट इज अबाउट द लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो PLF दैट इज अबाउट द प्लांट लोड फैक्टर। तो लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। देखो हमारे पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारा रिजर्वायर्स है, बट जितनी हम यूज कर सकते हैं, आपने फ्लड में देखा हो कितना फ्लड में पूरा बिहार बह जाता है, कितना डैम से पानी छोड़ दिया, कितना क्यूबिक पानी छोड़ा जाता है। तो जितनी हमारे पास वाटर सप्लाई है, जितनी हम उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें उतना हम कर नहीं पा रहे। यानी एक ही प्लांट में हमने लोड बहुत डाल दिया और वो इतना टर्बाइन 24 घंटे भी चले तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी, और कितना सारा डैम के साइड से आपने देखा होगा पानी को छोड़ दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इतनी हमारे पास अभी इतनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इतने सारे मतलब कि टर्बाइंस को बनाएं और चलाएं और उतना पानी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। तो ये एक सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि हमारी प्लांट लोड फैक्टर जो है वो कम है। थर्ड बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोर्ड आपको पता सारे के सारे बिजली चोरी करते हैं,
जो भी होते हैं हुकिंग सिस्टम्स के थ्रू चोरी कर ली जाती है, जितना कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाता। अगर गवर्नमेंट को वो पैसा जाता है शायद वो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करती है, और जो बोर्ड को लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो वो जो है एक इमर्जिंग प्रॉब्लम हमारे पास रहती है। अब इसको निकालने, कोपिंग का मतलब होता है कैसे हम इसको निकलें, कैसे इसको एडजस्ट करें, कैसे हम संभालें। सो कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन, जो ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास, इनको कैसे कोप अप किया जाता है। सबसे पहले होता है इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। मैंने पहले बताया कि इतना पानी है लेकिन इतनी मशीनरी नहीं है कि उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, उसको स्टोर कर पाए। तो सबसे पहले चीज है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। सेकंड इज द इंप्रूवमेंट इन द प्लांट लोड फैक्टर, PLF, जो मैंने बताया लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने का था कि प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ा दिया जाए, बड़ी टर्बाइंस लगाई जाए, बड़ी ज्यादा मशीनें लगाई जाए, ताकि सारा का सारा पानी जो यूटिलाइज किया जाए। प्लग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो ट्रांसमिशन लॉस है, जो हमने कहा बोर्ड को लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि ब्लॉक में, एरियाज में, तो उसको डिवाइड कर दें, ताकि वो जो लॉस है, जो हमारी चोरी वाला काम वैसे तो अभी प्राइवेट हो रही है तो आपको पता ही है, वो चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये चीज जो है ठीक की जा सकती है। इंप्रूव द सप्लाई ऑफ इनपुट टू द पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ये किसमें सप्लाई ऑफ इनपुट टू द पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे रेगुलर सप्लाई ऑफ कोल चलती रहे। जो प्रोडक्शन बनाने के लिए जो कोल चाहिए, जो भी चीज रॉ मटेरियल चाहिए, वो एटलीस्ट एडिक्वेट फॉर्म में प्रोवाइड हो, ताकि वो चीजें उतनी ही प्रोड्यूस कर सके। एंड द लास्ट वन है इंकरेज द प्राइवेटाइजेशन, FDI इन द पावर जनरेशन, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने में हेल्पफुल रहे। तो इन 5 पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो 2 चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है हमारी एनर्जी में और किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब बात करें हेल्थ, तो हेल्थ आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हेल्थ की बात करें, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। It does not simply mean the absence of disease, rather it means a sound physical and the mental state of the individual। यानी कि इसमें मतलब ये नहीं कि डिजीज नहीं लगेगा तो हम हेल्दी हैं, इट मीन्स एक आदमी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो तो ही हम इसको हेल्दी कहेंगे। अब डेवलपमेंट की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्या क्या डेवलपमेंट रही, ये आप पहले बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ी थी, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं। सो पहले डिक्लाइनिंग द डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया। 2009 का डाटा है 7.3 पर 1000 में डेथ रेट थी। आपके बुक में अगर अपडेटेड डाटा प्लीज उसको ही लिखें। सेकंड वन इज द रिडक्शन इन द इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो 0 to 1 ईयर्स के बच्चे जो ज्यादा मर रहे थे इन 1951 146,000 जो थे बच्चे, 146 पर 1000 सॉरी 146 बच्चे जो थे 1000 में से जो डेथ हो जाते हैं 0 to 1 ईयर्स, वो 2009 में कितने हो गए 50 पर 1000। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, तो एक्सपेक्टेंसी लाइफ बढ़ी है, जहां पे 1951 सिर्फ 50 ईयर्स थी, अब वो 63.5 ईयर्स हो चुकी है 2006 एंड 7। आपका डाटा आप देख लें प्लीज, हर एक बच्ची की अलग अलग बुक होगी, 2019 2011 अलग अलग होगा, तो आप प्लीज उसमें से अपना डाटा देखें। कंट्रोल ओवर द डेडली डिजीजेस, बहुत सारे कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, ऐसे डेडली डिजीजेस पे भी हमने मेडिसिन रेडी कर ली है आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड द चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी होता है 0 to 4, इन्फेंट होता है 0 to 1, तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ, जो 57 बच्चे जो थे पर 1000 में से डेथ होती थी 1951, वही 2019 में सिर्फ 15 बच्चे जो हैं वो मरते हैं, डेथ होती है, जिनके एक्सपायर होते हैं। तो वैसे ये जो अच्छे फैक्टर्स थे कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई है, बट इसमें फिर भी एक चैलेंजेस आते हैं कि हेल्थ में अभी भी प्रॉब्लम है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंजेस। ये देखें, अब ये पॉइंट है हमारा। तो अगर बात करें हम हेल्थ की इमर्जिंग चैलेंजेस, सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये सरकारी में हीरानगर की फैसिलिटीज की बात करें, कठुआ की बात करें, जम्मू की बात करें, हर जगह में अलग अलग फैसिलिटीज हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक ये कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे सार्स है, इबोला है, कोविड-19 जिसकी अभी तक मेडिसिन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनकी अभी तक हमारी मेडिसिन नहीं है, जैसे HIV एड्स, कैंसर, तो ऐसा। देन द थर्ड वन इज पुअर मैनेजमेंट बहुत पुअर रहता है। आप देखिए कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके तो आपको दिख जाएगा, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई इमरजेंसी आती है कोई भी देखने वाला नहीं होता, आपको खुद भागना पड़ता है, तो ये शो करता है कि पुअर मैनेजमेंट है। प्राइवेटाइजेशन है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वही प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। गवर्नमेंट में उन्होंने चेक अच्छे से नहीं करना है, प्राइवेट में वो चेक करता है। जो गरीब आदमी वो प्राइवेटाइजेशन नहीं दिखा पाएगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज देते हैं और पैसा बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं वो अपनी प्राइवेट में नहीं जा सकते। पुअर अनकीपिंग एंड मेंटेनेंस, आपने मेंटेनेंस देखी होगी, अब तो वैसे अच्छी हो गई है, बट बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे पुअर अनकीपिंग एंड मेंटेनेंस रहती है।
पुअर सैनिटेशन लेवल, साफ सफाई बड़ी गंदी रहती है, इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती जितना प्राइवेट में होती है। एक हेल्थ अच्छी तभी होगी जब आपके अराउंड सराउंडिंग जो होगी वो क्लीन होगी, और ये इंडिकेट करता है कि आपकी पुअर सैनिटेशन लेवल है। अब बात करें इसके अलावा, इसमें कोपअप्स नहीं बताए गए कि किस तरह से इसको कोपअप किया जाएगा, बट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM की बात करें तो ये आपको देखनी चाहिए। ISM एक बहुत ही ऐसा सिस्टम है जहां मेडिसिन का which are considered by the to be Indian in origins or which have come India from outside and got assimilated into Indian culture। तो वैसे बहुत सारे आयुष सबसे ज्यादा इसमें है। आयुष भारत आपने देखा होगा, आयुष तो ऐसा है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसके हम लोग मेडिकली या जो हमारा सोशली या हेल्थ के रिगार्डिंग अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें ज्यादा नहीं करना है आपने, सिर्फ हेल्थ को पावर इमर्जिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट थी और क्या चैलेंजेस थी, इन्हीं चीजों को देखना है। और इसमें सबसे ज्यादा देखना है आपने 1 मार्क्स के डेथ रेट कितनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कितना वो कितना, ये डेटा चेंज होते हैं। आप प्लीज इसको एक दफा, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि बुक्स के रिलाई मत रहें, आप नेट जरूर कर लें इन द मंथ ऑफ फेब का डेटा आप यूज करें ताकि आपका अच्छा स्कोर इसमें हो पाए। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एनर्जी और हेल्थ को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को बिल्कुल मत छोड़िए, उसके पॉइंट्स को 3 नंबर में डाला जा सकता है और उसके लास्ट जो है वो पूरा 6 मार्क्स में भी आ सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।